वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेशमा कपूर। हम हाइपर सेंसिटिविटी इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है एंड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को डिटेल में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं अनवांटेड हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स इज हाइपर सेंसिटिविटी। हमारा अपना इम्यून सिस्टम जब हमारे अगेंस्ट काम करता है, इम्यून सिस्टम जो कि इम्यून सेल्स एंड कुछ केमिकल कंपोनेंट्स से बना होता है। इम्यून सिस्टम में इन सेल्स एंड केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा रिएक्शंस होती हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं जिनको हम इम्यून रिएक्शंस और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कहते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम एक डिफेंसिव सिस्टम होता है जो कि पैथोजन से, डिजीज से, एंटीजन से हमको प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी रखता है। लेकिन हमारे अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा ये जो इम्यून रिएक्शंस हो रही हैं, अगर ये हमारे अगेंस्ट काम करें, हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, हमारे अपने टिश्यूज को, हमारे अपने ऑर्गन को डैमेज करें, तो इन रिएक्शंस को, इन रिस्पॉन्सेज को हम हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज कहते हैं। ये जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, ये जो हाइपर रिएक्शंस हो रही हैं, ये हमारे अपने इम्यून सेल्स के किसी भी पैथोजन या किसी एंटीजन के लिए हाईली सेंसिटिविटी के कारण होती हैं। हमारी अपनी इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज जब किसी एंटीजन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी को दिखाती है, जितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए उससे ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, ओवर सेंसिटिव हो जाती है या हमके ओवर रिएक्टेड हो जाती हैं। तो इनके कारण जो इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो कि हमारे अपनी ही बॉडी को, हमारे अपने ही टिश्यूज को, ऑर्गन को डैमेज करेंगे। इससे हमको ऑटो इम्यून डिजीज भी हो जाती है और सम टाइम इनसे डेथ भी हो जाती है। तो ये जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, इन्हीं को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, या हमारे अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी कहलाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप्स है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इसको हम इन जनरल एलर्जी भी कहते हैं। ये एंटीबॉडी ई के द्वारा मीडिएटेड होती है। मीन्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो इम्यून रिएक्शंस होती हैं, वो एंटीबॉडी ई के द्वारा मीडिएटेड होती हैं। इन रिएक्शंस को हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस और एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्सेज भी कहते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्सेज के जनरेट होने में नियरली 2 to 30 मिनट्स का समय लगता है। मीन्स ये 2 से 30 मिनट के अंदर एंटीबॉडी ई के द्वारा जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस 2 से 30 मिनट के अंदर दिखाई देने लग जाती हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ये एंटीबॉडी एम और एंटीबॉडी जी के द्वारा मीडिएटेड होती है। इसमें जो टिश्यू का डैमेज होता है वो मेनली साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के द्वारा होता है। इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी को जनरेट होने में नियरली 5 to 8 आवर्स का समय लगता है। तो यहाँ पर जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं वो 5 to 8 आवर्स के समय में ये रिएक्शंस होती हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके द्वारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है जो कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को जनरेट करेगा, इसके लिए नियरली 2 to 8 आवर्स का समय लगता है। तो ये जो 3 टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में, इन तीनों हाइपर सेंसिटिविटी में जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं, वो विद इन 24 आवर्स हो रहे हैं, इसलिए इसको हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। और ये तीनों टाइप्स की जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो एंटीबॉडीज के द्वारा मीडिएटेड हो रही है, इसलिए इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, इसको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है उसको जनरेट होने में 48 to 72 आवर्स का समय लगता है।
मीन्स कम से कम 48 से 72 आवर्स का समय लगता है और तब हमको हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज दिखाई देते हैं। इसके साथ ही टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में जो मेन मीडिएटर कंपोनेंट होता है वो सेल्स होती हैं, इसलिए इसको हम सेलुलर मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। यहाँ पर मेनली टी सेल्स होती हैं जो इस हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ेंगे। नाउ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, इसके हम इंपॉर्टेंट फीचर्स पहले देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं इसके। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज मीडिएटेड बाय IgM और IgG एंटीबॉडी। ठीक है, IgM या IgG एंटीबॉडी के द्वारा ये मीडिएटेड होती है। इसको हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें जो टिश्यू का डैमेज होगा, टिश्यू का जो डैमेज होता है वो मेनली साइटोटॉक्सिक रिएक्शन द्वारा होता है। इसमें जो रिएक्शन टाइम है, इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेट होने में जो टाइम पीरियड लगता है वो 5 to 8 आवर्स का होता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। जस्ट सपोज ये कोई एंटीबॉडी है, IgG है, ये एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेगी जिससे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, किसी टिश्यू के ऊपर बन रहा है, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक होता है, किसी सेल पर, किसी टिश्यू पर ही कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक होता है, मोबाइल नहीं होता। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा। कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो यहाँ पर टाइप 2 में क्या होता है, इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो टिश्यू का डैमेज हो रहा है वो मेनली कॉम्प्लीमेंट पाथवे के द्वारा हो रहा है। तो इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो डैमेज होता है टिश्यूज का, कॉम्प्लीमेंट mediated destruction is involved। ठीक है, ये एंटीबॉडी का FC साइड होता है। ठीक है, FC साइड में क्या होता है, जैसे ही किसी एंटीजन से बाइंड करता है तो FC साइड में कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये भी प्रोटीन है। ठीक है, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं जिससे क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच हो जाता है। जस्ट सपोज ये कोई C1 है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के अटैच होने के बाद अब C2, C3, C4 और इस तरह से C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच हो जाएंगे। इनके अटैच होने पर अब इनका क्लीवेज होगा जिससे फैक्टर्स बनेंगे, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जो मेनली यहाँ पर बनते हैं C3b एंड C3d कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं। तो मेनली जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स लाइक C3b एंड C3d इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इंड्यूस करते हैं साइटोटॉक्सिसिटी को, विच इंड्यूसेस साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, क्या हुआ, कोई एंटीबॉडी है, एंटीजन से इंटरेक्ट करेगी, जैसे ही एंटीजन से इंटरेक्शन होता है FC साइड में चेंजेस आते हैं जिससे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इससे अटैच हो जाते हैं। कहां पर, FC फ्रेगमेंट से, एंटीबॉडी के FC फ्रेगमेंट से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो एंटीजन है, ये एंटीजन एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, मतलब कोई बाहर से आया हुआ एंटीजन भी हो सकता है, और ये एंटीजन पोस्ट प्रिपेयर्ड भी हो सकता है, मीन्स
एंटीजन इंट्रिंसिक भी हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ में एंटीजन जो है वो टी डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। टी डिपेंडेंट एंटीजन के लिए ही टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक टी सेल से सिग्नल नहीं मिलेगा तो आईजीजी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जो टिश्यूज का डैमेज हो रहा है उसके लिए 3 मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं। सो देयर आर 3 मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। 3 मैकेनिज्म्स के द्वारा टिश्यूज का डैमेज होता है। फर्स्ट वन इज बाय ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन करने वाली जो इंपॉर्टेंट मेन एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीबॉडी आईजीजी होती है। सेकेंड, बाय एक्टिवेटिंग complement pathway, by activating complement pathway एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शंस में हमने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करने वाली एंटीबॉडीज हैं वो मेनली आईजीएम एंड आईजीजी होती हैं। इसलिए आईजीएम एंड आईजीजी दोनों टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड हैं, दोनों टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को कॉज कर सकती हैं। एंड थर्ड, बाय एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। एडीसीसी के द्वारा जो डैमेज होता है उसमें भी मेनली एंटीबॉडी जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ये मीडिएटेड होती है आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी के द्वारा। 3 मैकेनिज्म है, इन तीनों मैकेनिज्म के द्वारा टिश्यू का डैमेज हो सकता है। ऑप्सोनाइजेशन इसको भी हम पढ़ चुके हैं, बाय एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट पाथवे इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड बाय एडीसीसी इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हो रहा है, कोई एंटीजन है, कोई एंटीजन आया, इन जनरल हमारी बॉडी में नॉर्मली कोई भी एंटीजन आता है तो अगर आईजीजी या आईजीएम उस एंटीजन से फाइट करती हूँ, एंटीजन के अगेंस्ट जब काम करती हैं तो ये ऑप्सोनाइजेशन के द्वारा एंटीजन को रिमूव करती हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करके रिमूव करती हैं, या फिर एडीसीसी के द्वारा ये एंटीजन को रिमूव करती हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी, मीन्स जो एंटीजन है वो एक नॉर्मल एंटीजन नहीं है, वो इन एंटीबॉडीज के साथ में जब इंटरेक्ट करेगा तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेस को जनरेट करेगा। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, जो एंटीजन होता है जो कि इन जनरल नॉर्मली हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, वो एंटीजन हमारी अपनी ही सेल्स के साथ में जुड़ जाता है। जस्ट सपोज ये हमारी कोई सेल है, ठीक है, हमारी अपनी सेल है, इस सेल के साथ में एंटीजन अटैच हो गया, ठीक है। जनरली क्या होता है, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, ठीक है, लेकिन ये एंटीजन हमारी अपनी किसी सेल के साथ में जुड़ गया है। अब मान लो ये कोई आरबीसी है, ये आरबीसी के साथ में अटैच हो गया। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज आएंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज इस एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेंगी, ये एंटीबॉडीज आई आईजीजी, ठीक है, ये आईजीजी आई, कोई एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन हुआ, क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स कहाँ बना है, ये आरबीसी पर बना है ना, ठीक है, मीन्स ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, लोकलाइज्ड है, टिश्यू स्पेसिफिक है। और अभी आपको बताया कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जो मेनली अफेक्टेड होता है वो हमारा ब्लड होता है, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स 3 तरह से टिश्यू का डैमेज कर सकता है। फर्स्ट, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होगा, ये कोई फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स है, ठीक है, जस्ट सपोज ये मैक्रोफेजेस है, ठीक है, ये कोई मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस की सरफेस पर एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैक्रोफेजेस की सरफेस पर ये रिसेप्टार हैं, ठीक है, IGFC गामा रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये एंटीबॉडी के FC फ्रैगमेंट से इंटरेक्शन करते हैं। जब ये इंटरेक्शन होता है देन फिर ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेट होकर ये फेगोसाइटोसिस के द्वारा
आरबीसी को एंगल्फ कर लेंगी, ठीक है, आरबीसी की एंगल्फिंग हो जाएगी, आरबीसी को डाइजेस्ट कर लेंगी। तो इस तरह से क्या हुआ है ये कि हमारी अपनी एंटीबॉडी ने हमारे ही सेल को डैमेज कर दिया, ठीक है, ये हो सकता है। सेकेंड मैकेनिज्म जिसमें हमने पढ़ा है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जो डैमेज होता है वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करके भी हो सकता है। जस्ट सपोज ये हमारी अपनी कोई सेल है, अगेन हम इसको आरबीसी ले लेते हैं, एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर, इसकी मेम्ब्रेन पर चिपक गया है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर रही है एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, मैक फॉर्मेशन होगा, मैक फॉर्मेशन होगा एंड पोर्स बनेंगे एंड पोर्स के द्वारा अल्टीमेटली सेल का लाइसिस हो जाएगा, ठीक है, सेल लिसिस हो जाएगा। इस तरह से भी हमारी अपनी ही सेल्स हमारी अपनी एंटीबॉडीज के द्वारा अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है। तीसरा पाथवे हमने पढ़ा बाय एडीसीसी, इसमें भी क्या होता है, जस्ट सपोज ये कोई एंटीजन है, ठीक है, कोई वायरस है जो कि हमारी अपनी ही सेल के साथ में अटैच हो गया है, एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज आई, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये कोई नेचुरल किलर सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स के पास भी इनके अगेंस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, अपने रिसेप्टर्स के द्वारा ये एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्शन करेंगी, साथ ही ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं अब एपोप्टोटिक सिग्नल्स सेंड करती हैं, एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल सेंड करेंगी और ये सेल को एपोप्टोसिस के द्वारा किल कर देंगी। तो इस तरह से 3 मैकेनिज्म्स के द्वारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे अपने ही सेल्स, हमारी बॉडी की अपनी ही सेल्स जो हैं वो डाई होना शुरू हो जाती है, उनकी डैमेजिंग होती है और इस तरह से टिश्यू डैमेज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जनरेट होता है। यहाँ पर जो टिश्यू डैमेज हो रहा है वो विदाउट इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, विदाउट इन्फ्लामेशन यहाँ पर टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के द्वारा जो मेनली डिजीज होती हैं वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब एक गलत ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो जो डेथ होती है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होती है एंड हीमोलिटिक एनीमिया, ये भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसमें क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस इसमें क्या होता है कि RH पॉजिटिव फादर एंड RH नेगेटिव मदर होती है, ठीक है, फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव। जो इनका फर्स्ट चाइल्ड होगा इसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो मदर के बॉडी में क्या होता है, इस RH पॉजिटिव एंटीजन के लिए, RH पॉजिटिव एंटीजन के लिए मदर्स में IgM एंड मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक
कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आईजीएम जो है ये प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, आईजीएम कांट क्रॉस प्लेजेंटा, प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन मदर्स बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। तो अब जब सेकंड चाइल्ड होगा, ठीक है, जो सेकंड चाइल्ड होगा, सेकंड प्रेगनेंसी में अगेन ब्लड आरएच पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी सेल्स बन चुकी। तो मेमोरी सेल्स बनने पर क्या होगा, ये जो आरएच एंटीजन होता है, आरएच फैक्टर का जो एंटीजन है, ये टी डिपेंडेंट होता है, ठीक है, टी डिपेंडेंट एंटीजन है ये। तो यहाँ पर मेमोरी सेल्स बन चुकी हैं, क्लास स्विचिंग हो जाएगी, क्लास स्विचिंग के द्वारा अब मदर्स की बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडी बन जाएगी, आईजीजी एंटीबॉडी प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है, प्लेजेंटा को क्रॉस करके ये फीटस की आरबीसी इसको किल करने लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो एंटीजन है आरएच पॉजिटिव एंटीजन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आरबीसी सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो आईजीजी एंटीबॉडी अब आरबीसी को किल करने लग जाएंगी, और इसी को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इसमें आईजीजी एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन आरएच पॉजिटिव एंटीजन को किल किया जाता है, इसके साथ में आरबीसी भी डेथ हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो चाइल्ड होता है, जो फीटस होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हम मेमोरी सेल्स को ही हम खत्म कर दें, ठीक है, अगर मदर्स की बॉडी में जो मेमोरी सेल्स बन रही है इस आरएच एंटीजन के लिए, इस मेमोरी सेल्स को ही खत्म कर दें, तो क्या होगा कि जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो अगेन आईजीएम तो बन जाएगी, लेकिन आईजीजी नहीं बनेगी, क्योंकि आईजीजी मेमोरी सेल्स के द्वारा जो प्लाज्मा सेल्स बनती है उससे क्लास स्विचिंग से बनती है, ठीक है। तो आईजीजी नहीं बनेगी, इसलिए फिटेलिस की जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नहीं होगा, या हम कह सकते हैं फीटस की डेथ नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है, आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इमीडिएटली रोगम के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, रोगम इंजेक्शन दिए जाता है, जिससे कि मेमोरी सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को रोका जाता है। सेकेंड हमने पढ़ा हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, इसमें भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो मेनली ब्लड सेल्स को डैमेज करती है, इसके द्वारा ब्लड का डैमेज होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जस्ट सपोज कोई ड्रग है, लाइक पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन ड्रग है, यूजुअली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ड्रग के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं करता, क्योंकि जो ड्रग्स होती है वो हेप्टेन होती हैं। लेकिन ये जो पेनिसिलिन ड्रग है या कोई भी ड्रग है, ठीक है, वो मान लो ड्रग का कोई पार्ट हमारी आरबीसी के ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी प्रोटीन्स पर जाकर ये इंटरेक्ट कर ले। तो अब ये क्या होगा, जो अपनी प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को तो एंटीबॉडीज एज ए एंटीजन नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर अब ये कोई ड्रग बैठ गया है, ठीक है, तो अब ये इसको एज ए एंटीजन लेती हैं। अब इसके लिए क्या होगा, हमारी एंटीबॉडीज इसके साथ में इंटरेक्ट करेंगी एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि मैक फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे ये एक्टिवेट होगा, मैक फॉर्मेशन होगा, मैक फॉर्मेशन के द्वारा सेल्स का जो है वो लिसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सेल्स डिग्रेड हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारी अपनी आरबीसी को खुद की ही एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करती है, इसे ही हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। यहाँ पर अगर ड्रग को लेना बंद कर दें, जिससे कि एलर्जी है, मानो पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो उसको क्या देन क्या होगा, अगर हम इस ड्रग को लेना बंद कर दें तो ये हीमोलिटिक एनीमिया भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट
ये डिजीज है जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, एक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एंड एक हीमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि मोबाइल होता है, ठीक है, लोकलाइज्ड नहीं होता। ये मेनली जो ये हाइपर सेंसिटिविटी है, ये मेनली इम्यून कॉम्प्लेक्स के क्लियरेंस ना होने के कारण होती है। मींस इट मेनली अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियरेंस। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियरेंस कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके क्लियरेंस ना होने के कारण टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स भी एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को ये एक्टिवेट करता है। नॉर्मली क्या होता है, जस्ट सपोज ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये कोई एंटीजन है। तो इन जनरल क्या होता है, एंटीजन के अगेंस्ट ब्लड टिश्यू में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये एक नॉर्मल है बनना। जैसे कोई एंटीजन आता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करने से क्या होता है कि जो फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स हैं, लाइक मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस हैं, इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो कि कीमोटैक्टिक होते हैं, ठीक है, कीमोटैक्टिक प्रोटीन्स होते हैं। इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट पाथवे के एक्टिवेशन के द्वारा मैक फॉर्मेशन होता है और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। इस तरह से हमारे अपने जो है ब्लड में कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस होता जाता है। बट अगर किसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका क्लियरेंस ना हो या इनसफिशिएंट क्लियरेंस हो, ठीक है, इनसफिशिएंट क्लियरेंस हो, उस केस में क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स अब ये ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है, ब्लड में सर्कुलेट होगा और कई बार क्या होता है कि ये किसी भी टिश्यू में जाकर ब्लड से निकलकर, ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है। मान लो ये लीवर में जा सकता है, पेनक्रियाज में जा सकता है, ठीक है, लीवर में के टिश्यू में ब्लड के थ्रू चल जाएगा, पेनक्रियाज में चल जाएगा, किडनी में जा सकता है, हमारी बॉडी के जॉइंट्स में जा सकता है, ठीक है। तो कहीं पर भी ये कॉम्प्लेक्स अगर ब्लड से इन टिश्यूज में एंटर कर जाए, जैसे ही ये टिश्यूज में एंटर करता है, ये हमारी बेसमेंट लाइनिंग है, सेल्स हैं ये, तो उनके साथ में जाकर ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। ये एंटीबॉडी, तो यहाँ पर जाकर ये कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाता है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, मोबाइल है, मोबाइल होकर ये किसी भी टिश्यूज में जा सकता है, जहां पर भी टिश्यूज में जाएगा, जिस भी टिश्यू में ये एंटर कर जाएगा,
वहां की बेसमेंट लाइनिंग से ये कॉम्प्लेक्स अटैच्ड हो जाता है। अटैच्ड होने के बाद अब ये टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसे हम सिस्टेमिक भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। यहाँ पर जो डैमेज हो रहा है वो सिस्टम किसी भी टिश्यू में हो सकता है। इस कॉम्प्लेक्स के कारण अब क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जाकर इन्फ्लामेशन को जनरेट करेगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन जनरेट करेगा। इन्फ्लामेशन जनरेट करेगा इट मीन्स मास्ट सेल्स आएंगी, मास्ट सेल्स आएंगी, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स ये आएंगी। इसके साथ ही जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, मेनली यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट पाथवे के एक्टिवेशन से यहाँ जो रिलीज होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स C5A होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा C5A मीन्स A फॉर मतलब आस्क फॉर अराइवल। ठीक है, अराइवल के लिए कहना बुलाना। 5 ऐसे मैक्रोफेजेस या ऐसे फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स जिसमें कि 5 लोब्स होते हैं। ठीक है, और वो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, तो यहाँ पर मास्ट सेल्स आ जाती है, बेसोफिल्स आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के कारण मोर न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सेल्स यहाँ पर चली आ रही हैं वो कीमोकाइंस कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस इसको रिलीज करेंगी, साइटोकाइंस को रिलीज करेंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इससे इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक स्वेलिंग आना, ठीक है, पेन, फीवर, हाइव्स, एडिमा, ये सब होगा। इसके साथ ही ये जो सेल्स होती हैं जो कि यहाँ पर चली आ रही हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, मैक्रोफेजेस आएंगी। तो अब इन सेल्स के द्वारा क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये रिलीज करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करती हैं। इसके साथ ही इनसे प्रोटीएजेज रिलीज होता है। जो प्रोटीएजेज है ये मेम्ब्रेन के कोलाजन, इलास्टिन एंड कार्टिलेज को डैमेज करता है। ठीक है, कार्टिलेज प्रोटीन्स को डैमेज करेगा। इसके साथ ही ये जो सेल्स होती हैं ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स भी रिलीज करती हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिलीज करके भी टिश्यू को डैमेज करती हैं। ठीक है, टिश्यू को डैमेज करती हैं। तो हुआ क्या है, एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट किया, ये एंटीबॉडी है एंड दिस वन इज एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ये नॉर्मली बनता है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण जो इसका एफसी साइड है यहाँ पर आकर अब कीमोटैक्टिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे के प्रोटीन्स यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं, C1, C2, C3, 39। ठीक है, इनका क्लीवेज होता है एंड इनसे कीमोटैक्टिक फ्रेगमेंट्स रिलीज होते हैं। मेनली C5A होता है। ये C5A न्यूट्रोफिल्स को कॉल करता है। जस्ट सपोज ये कोई न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल क्या करेगा, अभी जो कॉम्प्लेक्स है जिस भी टिश्यू पर जाकर जुड़ गया है,
ठीक है, हमारी बॉडी के जहां पर भी ये जाकर ये कॉम्प्लेक्स अटैच्ड हो गया है, कि जहां पर भी जाकर अटैच हो गया, अब ये क्या करेगा, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इस न्यूट्रोफिल्स के द्वारा कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस रिलीज होंगे, जो कि अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसका साइज छोटा है, ठीक है, ये खाली कॉम्प्लेक्स को ही डिग्रेड नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा हुआ है, टिश्यू से, तो इन टिश्यूज का भी लिसिस स्टार्ट कर देते हैं, तो टिश्यू का भी डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो जहां पर भी जिस भी ऑर्गन में कॉम्प्लेक्स जाकर जुड़ गया है, उस ऑर्गन का, उस टिश्यू का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज कॉज होती है, क्योंकि हमारा अपनी ही एंटीबॉडी हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है, हमारे ही टिश्यूज को यहाँ पर डैमेज कर रही है। तो यहाँ पर मेनली जो डिजीज होती है, जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, वो क्या है, अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स जैसे पैंक्रियास से जाकर जुड़ गया, तो उससे क्या हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज कॉज करता है। हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस इससे कॉज होती है, ठीक है, इसके अलावा आर्थराइटिस, अगर ये जॉइंट्स में चला गया है, ठीक है, तो जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, डैमेज होगा हमारे जॉइंट्स का, तो आर्थराइटिस को जनरेट करेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मलेरिया, ड्रग एलर्जी, जो ड्रग के कारण एलर्जिक हो जाती है, ड्रग एलर्जी, तो ये सब क्या है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होने वाली डिजीज है। अगर किडनी में जाकर हो रहा है तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो जाएगा, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, मैकेनिज्म यही रहता है, डिजीज चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो ये जो इन जनरल हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये क्लियर होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये इनसफिशिएंटली क्लियर होता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। अगर कोई रेगुलर एंटीजन के साथ में एक्सपोज्ड हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर है एंटीजन के साथ में, या फिर ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन हो जाए, जस्ट सपोज कोई हमने कोई वैक्सीनेशन किया है, ठीक है, लाइक हमने टिटनेस का वैक्सीनेशन किया है, तो एक बार टिटनेस का वैक्सीनेशन कराया, उसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी में टिटनेस के लिए मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, लेकिन नेक्स्ट जो टिटनेस की डोज होती है वो कम से कम 5 साल के बाद होनी चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले ही लगा लेंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा कि ज्यादा एंटीजन के एक्सपोजर में आ गए, ठीक है, तो ओवरवेलमिंग जब रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग जब एंटीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उसके कारण अब क्या होगा कि जो है इतना ज्यादा अमाउंट में ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा कि हमारी अपनी जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता है वो इस कॉम्प्लेक्स को क्लियर नहीं कर पाता, ठीक है, रेटिकुलेट एंडोथेलियल सिस्टम की जो सेल्स होती है लाइक मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, वो इसको क्लियर नहीं कर पाती, इस कॉम्प्लेक्स को क्लियर नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स हमारे अपने ब्लड में बना रहता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स ब्लड में सर्कुलेट होता होगा तो सर्कुलेट होकर ये किसी भी ऑर्गन के टिश्यूज के साथ में जाकर जुड़ जाता है, जैसे ही टिश्यूज के साथ में जुड़ जाता है तो इससे क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का क्लीवेज होता है, इन्फ्लामेशन जनरेट होगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे एंड न्यूट्रोफिल्स आकर टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस कारण हमारी अपनी एंटीबॉडी ही अब यहाँ पर हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी मेनली रिलेटेड होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। नेक्स्ट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। इसमें एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, नो एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी ये सेल्स के द्वारा जनरेट होती है, मेनली इसमें सेल्स इन्वॉल्व होती है, टी सेल्स होती है, टी सेल्स आर इन्वॉल्व लाइक टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2,
जिनके पास में CD4 प्लस रिसेप्टर होता है। इसके साथ ही CTL सेल्स, CTL किलर सेल्स है जो कि जिनकी सरफेस पर CD8 प्लस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही टाइप 4 में मैक्रोफेजेस ये इन्वॉल्व होती हैं। मैक्रोफेजेस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी एक्ट करती है, एक्ट एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड एज अ किलर एंड सेल्स। मैक्रोफेजेस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। इसके साथ ही इओसिनोफिल्स ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में एज अ इफेक्टर एंड सेल के जैसे इन्वॉल्व होती हैं, इफेक्टर एंड सेल्स की तरह इन्वॉल्व होती हैं। तो मेनली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी सेल्स के द्वारा मीडिएटेड होती है, इसलिए इसको हम सेलुलर मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। सेलुलर मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है ये। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रिएक्शन टाइम है, इसको रिस्पॉन्सेज को जनरेट होने में जो टाइम लगता है वो मिनिमम 48 आवर्स होते हैं। 48 टू 72 आवर्स का समय लगता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के रिस्पॉन्सेज को जनरेट होने में, इसलिए इसको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। यहाँ पर अगर जो एंटीजन है वो एलिमिनेट नहीं हो तो रिएक्शंस कंटिन्यू होती रहती हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का बेस्ट एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होता है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट और ग्राफ्ट रिजेक्शन ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होता है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में क्या होता है? इन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी केमिकल हो सकता है जिसके कांटेक्ट में हमारी बॉडी आ रही है। एनी केमिकल सब्सटेंसेस लाइक सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए और रेजिन हो गया, पॉइजन आइवी, कोई ज्वेलरी हो गई, ठीक है, कोई मेटल हो गया, मीन्स कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके कांटेक्ट में हमारी बॉडी आ रही है और ये केमिकल सब्सटेंस हमारी स्किन के द्वारा एब्जॉर्बेबल है। सो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में केमिकल सब्सटेंसेस का स्किन द्वारा एब्जॉर्बेबल होना जरूरी है। केमिकल सब्सटेंस शुड बी एब्जॉर्बेबल बाय स्किन। स्किन के द्वारा जब ये एब्जॉर्ब होता है तो इन जनरल नॉर्मली हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इनके अगेंस्ट काम नहीं करता, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये हेप्टेन्स होते हैं, ठीक है, हेप्टेन्स होते हैं। हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसके अगेंस्ट काम नहीं करता है, रिएक्शंस नहीं होती है। लेकिन अगर ये केमिकल सब्सटेंस हमारे अपनी बॉडी प्रोटीन के साथ में, सेल प्रोटीन के साथ में अगर ये बाइंड हो जाए, ठीक है, सेल प्रोटीन के साथ में ये इंटरेक्ट कर ले, बाइंड हो जाए, तो अब ये एज ए एंटीजन काम करता है। जब ये एज ए एंटीजन काम करेगा तो अब ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को जनरेट करेगा। ये हमारी स्किन है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, दीज आर डर्मल सेल्स। तो ये है डर्मल लेयर्स, बेसमेंट, ये कोई केमिकल है। केमिकल कैसा होना चाहिए? एब्जॉर्बेबल होना चाहिए हमारी स्किन के द्वारा।
केमिकल एब्जॉर्ब होता है, स्किन लेयर से होता हुआ अंदर तक आता है, तो नॉर्मली कोई रिस्पॉन्स नहीं होता क्योंकि हेप्टेन्स होते हैं। लेकिन अगर ये केमिकल्स हमारी अपनी सेल्स प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट कर ले, बाइंड हो जाए, तो अब क्या होता है कि ये एज ए एंटीजन काम करने लग जाता है। जस्ट सपोज हमारी सेल्स है, ठीक है, सेल के प्रोटीन के साथ में ये बाइंड हो गया। अब सेल इन केमिकल को MHC1 पर प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, केमिकल प्रोटीन के साथ में, हमारी अपनी बॉडी प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर MHC1 पर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। कौन सी सेल्स है हमारी? स्किन सेल है, डर्मल लेयर्स, ठीक है, हमारी स्किन की डर्मल सेल्स हैं। तो हम यहाँ पर एक सेल को एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो अब ये सेल क्या करेंगी, इसको प्रेजेंट करेंगी MHC क्लास 1 पर। यहाँ पर ये जो केमिकल है, ये केमिकल का कोई पार्ट है, ठीक है, केमिकल का कोई पार्ट है जो कि प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट कर गया, और प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करने के बाद में अब सेल ने इसको MHC1 पर प्रेजेंट किया है। कोई भी सेल जब किसी को MHC1 पर प्रेजेंट करती है, उसके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास में CTL प्रेजेंट होती है। ये MHC1 पर इसको प्रेजेंट किया, अब ये एज ए एंटीजन काम कर रहा है। इसके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास में CTL प्रेजेंट होती हैं। CTL अपने टी सेल रिसेप्टर एंड CD8+ रिसेप्टर के द्वारा MHC1 पर प्रेजेंट एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेंगी और ये साइटोटॉक्सिसिटी को जनरेट करेंगी, साइटोटॉक्सिसिटी को जनरेट करेंगी। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन में इनके द्वारा मेनली परफोरिन रिलीज किए जाते हैं, जो कि इस तरह से सेल मेम्ब्रेन पर पोर्स बना देते हैं, ठीक है। ये पोर फॉर्मिंग केमिकल्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर पोर्स बना देंगे। इसी के साथ CTL के द्वारा सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स, जिनको हम ग्रेन्जाइम्स कहते हैं, रिलीज किए जाते हैं। ये ग्रेन्जाइम्स इन चैनल्स के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू सेल में एंटर करेंगे एंड सेल का लिसिस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी अपनी स्किन सेल्स का लिसिस स्टार्ट हो जाता है। जब इनफ अमाउंट में सेल लिसिस हो जाता है, लीकिंग होती है, इसके साथ ही एडिमा हो जाता है, स्किन लेयर्स सेपरेट हो जाती है, स्किन लेयर्स इनका सेपरेशन हो जाता है एंड स्किन पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, स्किन पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से स्किन की जो डर्मल सेल्स हैं वो डैमेज हो रही हैं और इस तरह से ऐसे एडिमा हो रहा है, ब्लिस्टर्स बन रहे हैं। तो ये क्या है? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। किसके कारण हो रहा है? किसी केमिकल सब्सटेंस के कारण, जो कि हमारी बॉडी में एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारे प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करके प्रेजेंट हो रहा है MHC क्लास 1 पर और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कर रहा है, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इसमें भी इन्वॉल्व होती है। ड्राफ्ट रिजेक्शन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में क्या होता है? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जस्ट सपोज ये हमारी अपनी बॉडी की सेल्स है, हर सेल के पास में MHC क्लास 1 होता है, ठीक है, जिसको हमारी अपनी जो इम्यून सेल्स होती है वो सेल्फ एंटीजन की तरह पहचानती है और उसके अगेंस्ट काम नहीं करती, ठीक है। ये कोई ट्रांसप्लांट है। तो सपोज हम कोर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे अपने MHC1 है, यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट का MHC है, ठीक है। तो जब होस्ट के MHC के साथ में, होस्ट MHC के साथ में डोनर MHC, डोनर MHC का मिसमैच हो,
तो क्या होता है कि जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, सीटीएल सेल होती हैं, सीटीएल सेल MHC1 के साथ में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे अपने होस्ट के साथ, होस्ट का MHC1 अलग है, ठीक है, और ये डोनर के MHC है, ये होस्ट के MHC1 है। तो होस्ट के MHC1 को तो सीटीएल सेल्फ एंटीजन के लिए जैसे ले रही है, तो यहाँ पर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन ये जो डोनर के MHCs हैं, इनके साथ में हमारे अपने MHC मैच नहीं हो रहे। तो अब ये जो सीटीएल सेल्स होती है, ये डोनर MHC को एज ए एंटीजन लेना स्टार्ट कर देती है। अब क्या होगा, सीटीएल सेल आएंगी, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्या होगा कि 2-3 महीने का समय लग जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में 2-3 मंथ का समय लगेगा। इसमें हम इम्यून सप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, ड्रग्स दी जाती है जिससे कि इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस रहे। तो जब तक ड्रग्स लेते रहेंगे उसका इफेक्ट रहेगा, तब तक ट्रांसप्लांट बना रहेगा। लेकिन 2-3 महीने के बाद में क्या होगा कि ट्रांसप्लांट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ट्रांसप्लांट डैमेज हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ में अब क्या हो जाएगा, जब सीटीएल सेल रिस्पॉन्स कर रही हैं, तो सीटीएल सेल इन एमएचसी के अगेंस्ट अपने पास में मेमोरी बनाकर रख लेंगी। ठीक है, अब जब दोबारा उसी डोनर का या सेम एमएचसी वाला हम ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास में मेमोरी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, अगर हम दोबारा सेम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इस ट्रांसप्लांट के लिए इन एमएचसी के लिए हमारे पास में ऑलरेडी मेमोरी बनी हुई है। तो अब क्या होगा, विदिन 48 आवर्स, विदिन 48 to 72 आवर्स रिएक्शंस हो जाएंगी और ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की होता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो इसलिए बहुत जरूरी है कि होस्ट के एमएचसी डोनर एमएचसी के साथ में मैच करे। अगर यहाँ पर मिसमैचिंग हो जाती है तो क्या होगा, जो सीटीएल होती है वो MHC1 को एज ए एंटीजन लेना शुरू कर देंगी। जैसे ही एज ए एंटीजन लेंगी, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो यहाँ पर ग्राफ्ट का जो हमने ट्रांसप्लांट किया है जो भी पार्ट, वो डैमेज हो जाएगा, और इसका जब डैमेज हो जाएगा इसी के साथ में मेमोरी बन जाएगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में 2 to 3 मंथ का समय लग जाएगा, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो इम्यून सप्रेसेंट भी दिए जाते हैं। तो जब तक ड्रग का इफेक्ट बना रहता है तब तक तो ये ट्रांसप्लांट भी बना रहता है। लेकिन जैसे ही ड्रग्स बंद होती हैं, देन ट्रांसप्लांट का डैमेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मेमोरी बन चुकी है, तो जब दोबारा सेम ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो क्या होगा कि इमीडिएट रिस्पॉन्स हो जाएगा। 48 to 72 आवर्स के अंदर ही सीटीएल सेल्स रिस्पॉन्सेज जनरेट कर देंगी एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाएगा। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी किसी इंट्रासेलुलर एंटीजन के अगेंस्ट भी हो सकती है। कोई इंट्रासेलुलर पैथोजन जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया है जो कि फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स मैक्रोफेजेस के द्वारा फैगोसाइटोसिस कर लिया जाता है, ईटन अप बाय मैक्रोफेजेस। These are macrophages इन बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेती है। एंगल्फिंग करने के बाद इनकी प्रोसेसिंग होती है, छोटे छोटे पीसेस में इनको तोड़ा जाता है और इसके किसी पीस को, पार्ट को ये मैक्रोफेजेस अपने MHC क्लास 2 पर प्रेजेंट करती हैं। मैक्रोफेजेस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए 2 टाइप की सेल्स हमारे इम्यून सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो MHC क्लास 2 पर प्रेजेंट इंट्रासेलुलर पैथोजन के साथ में या एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर सकती हैं। टी हेल्पर 1 सेल्स जिनके पास में CD4+ रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर TCR प्रेजेंट होता है, ये भी MHC क्लास 2 पर प्रेजेंट एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करती हैं। जब टी हेल्पर 1 सेल्स इंटरेक्ट करने के लिए आती है,
मैक्रोफेजेस के द्वारा इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होता है। टी हेल्पर 1 सेल्स इंटरेक्ट करती है। टी हेल्पर 1 इस इंटरेक्शन से इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज करेंगे। इंटरल्यूकिन 4 से इन टी हेल्पर सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा और साथ ही मेमोरी बनेगी। ठीक है, इस एंटीजन के अगेंस्ट ये मेमोरी को बना लेंगे। इसी के साथ टी हेल्पर 1 सेल्स आईएनएफ गामा फैक्टर भी रिलीज करती हैं, जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। आईएनएफ गामा के कारण मोर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होती हैं, तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ठीक है, हुआ क्या है, मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस ने बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के द्वारा एंगल्फ किया, इसको प्रेजेंट किया एमएससी क्लास 2 पर। अगर ये मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करती है, टी हेल्पर 1 का इंटरेक्शन होता है, टी हेल्पर 1 इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज करेंगे, जिससे इनका प्रोलिफरेशन होगा और इस एंटीजन के अगेंस्ट मेमोरी बन जाएगी। इसी के साथ टी हेल्पर 1 सेल्स जो होती है, ये आईएनएफ गामा फैक्टर को रिलीज करती हैं, जो कि मोर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि क्या होगा, जितनी ज्यादा मैक्रोफेजेस एक्टिव होंगी मीन्स उतना ज्यादा टिश्यू का डैमेज होगा, उतना ज्यादा लोकल किलिंग होगी, टिश्यू डैमेज होगा। ठीक है, टिश्यू डैमेज होगा। तो इस तरह से एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस को बढ़ाएंगी, इनके कारण फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होगा, मोर किलिंग होगी, मोर किलिंग ऑफ ओन सेल्स और टिश्यू। ये जो मैक्रोफेजेस होती है एमएससी क्लास 2 पर एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं, इनके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में टी हेल्पर 2 टाइप की सेल्स भी होती हैं। टी हेल्पर 2 के पास में भी टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इससे ये एमएससी क्लास 2 पर प्रेजेंट एंटीजन को इंटरेक्ट करेंगी। इनके पास में भी CD4 प्लस रिसेप्टर है। इस इंटरेक्शन से क्या होगा, टी हेल्पर 2 इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 को रिलीज करती हैं। ये जो इंटरल्यूकिन 5 है, ये इंटरल्यूकिन 5 इओसिनोफिल को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करता है। ये जो इओसिनोफिल्स होते हैं, इनका डीग्रैनुलेशन होता है। डीग्रैनुलेशन के द्वारा ये कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस को रिलीज करेंगी। कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस के द्वारा लोकल टिश्यू का डैमेज होगा। तो इस तरह से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जिसे इंट्रासेलुलर एंटीजन के अगेंस्ट भी जनरेट होती है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम टीबी स्किन टेस्ट में यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये टीबी का स्किन टेस्ट। इसमें क्या होता है, टीबी स्किन टेस्ट में हम स्किन में पीपीडी इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, पीपीडी इंजेक्टेड। पीपीडी किसी बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसको इंजेक्ट करने के बाद रिएक्शंस अगर 2-3 दिन के अंदर ही 2 to 3 days मीन्स 48 to 72 आवर्स अगर रिएक्शंस अकर होती हैं, इसका मतलब है कि स्किन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, स्किन टेस्ट हमारा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। रिएक्शंस क्या होगी, जैसे ही पीपीडी हमारी बॉडी में इंजेक्ट होगा, पीपीडी के रिस्पॉन्सेज में क्या होगा, हमारी जो स्किन लेयर्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, लोकल जो है वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया। अगर ये जो रिएक्शन है 2 से 3 दिन के अंदर रिएक्शन दिखाई दे रही है मीन्स स्किन टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि उस पर्सन को टीबी है। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर स्किन टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब ऑलरेडी हमारी बॉडी में इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेमोरी प्रेजेंट है। मीन्स ऑलरेडी जो पर्सन है
वो उस बैक्टीरिया से एक्सपोज्ड हो चुका है, इसीलिए उसके अंदर मेमोरी बन चुकी है, मेमोरी बन गई है। तो जैसे ही बैक्टीरिया का हमने प्रोटीन को इंजेक्टेड किया, प्रोटीन के कांटेक्ट में आया, तो विद इन 48 टू 72 आवर्स रिएक्शंस हो गई एंड टिश्यू नेक्रोसिस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को टीबी है। लेकिन अगर 15-20 डेज हो गए, 15 टू 20 डेज हो गए, ठीक है, और तब तक कोई रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, नो रिएक्शंस अकर, ठीक है, कोई रिएक्शंस नहीं हो रही, इट मीन्स जो स्किन टेस्ट है वो फेल हो गया, ठीक है, स्किन टेस्ट फेल हो गया। ये हम कह लें कि स्किन टेस्ट हमारा नेगेटिव आया है। 15-20 दिन हो गए पीपीडी इंजेक्ट किए हुए, तो उस एरिया में जहां पर भी पीपीडी को हमने स्किन पर इंजेक्टेड किया था वहां पर कोई रिस्पॉन्स हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। 15 टू 20 डेज हो गए, मीन्स स्किन टेस्ट हमारा फेल हो गया। तो यहाँ पर अब दो चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, दो कंडीशंस हो सकती है स्किन टेस्ट फेल होने के। जो रिजल्ट होते हैं वो दो तरीके से लिए जाते हैं, मीन्स उस पर्सन को टीबी नहीं है, ठीक है, टीबी नेगेटिव है, उसको टीबी नहीं है, या फिर वो पर्सन नियर टू डेथ है, ठीक है, नियर टू डेथ है, मतलब उसको इतना हाईली टीबी है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सेल्स है वो डिसआर्म हो चुकी हैं, इसलिए टीबी टेस्ट जो है, स्किन टेस्ट वो फेल हो गया है, ठीक है। मतलब उसकी जो इम्यून सेल्स है, सीटीएल है उसका, या जो उसके मैक्रोफेजेस हैं, जो भी उसके प्रोटेक्टिंग सेल्स हैं, वो ही डिसआर्म हो चुकी है, इसकी वजह से स्किन टेस्ट फेल आ रहा है, तो वो पर्सन नियर टू डेथ है। अगर हमारा स्किन टेस्ट नेगेटिव होता है तो इसके दो जो है रिजल्ट लिए जाते हैं, दो कंक्लूजन होते हैं, या तो टीबी नहीं है या फिर वो पर्सन अब नियर टू डेथ है और वो पर्सन जो है वो बच नहीं। तो इस तरह से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टीबी स्किन टेस्ट के लिए यूज में ली जाती है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।